हेलो हाय सलाम, मैं हूँ वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास के मैथ्स 2 के हॉट्स क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो हॉट्स क्वेश्चन होंगे, हम नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022 वाली जो बुकलेट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है और उम्मीद है आप सब वो देख रहे होंगे प्रॉपरली। और आज जो है ये पेपर 4 का हॉट्स क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप इसमें देखेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे फ्रॉम क्लास 8, 9 एंड 10th। तो आपने छोटे भाई बहनों को भी जो है आप इस चैनल को दिखा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम सबसे पहले अपने वाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है। अ लाइन कट्स टू साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी जो है दो लाइन को कट करती है पॉइंट पी आर के ऊपर। एक लाइन है पॉइंट ए पी क्यू है। ये ए बी को लाइन पी पर और ए सी को लाइन क्यू पर कट करता है। यहाँ पर हमको प्रूफ दैट क्या बोला है, देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए बी इंटू ए सी। ये प्रूफ करना है भाई हमको, है ना। ये जो है हम लोग को लेकर आना है। तो ए पी क्यू और ए बी सी, तो ए पी और ए बी, ए क्यू और ए सी। तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन हमको ये करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ये करेंगे कि हम यहाँ पर है ना बी और क्यू को ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं एक और ट्राइंगल बन रहा है नीचे, है ना। बी पी क्यू छोटा सा बन रहा है और एक ए बी क्यू भी समझ लो इस तरह से बन रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम ज्वाइन, ज्वाइन बी क्यू, ऐसे लिखेंगे। अब हमारा जो यहाँ से प्रूफ शुरू होता है, तो प्रूफ देखो किस तरह से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी क्यू। अगर गौर से आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, है ना। यहाँ पर देखो ये जो कॉमन वर्टेक्स है पॉइंट क्यू, बीपीटी थ्योरम मैंने आपको जो है सिखाया है चैनल पर, आपने देखा होगा। वहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही पॉइंट जो क्यू था वहाँ पर भी कॉमन था दोनों ट्राइंगल्स में। तो वहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये जो परपेंडिकुलर होगा यानी हाइट होगी वो ए पी क्यू की भी हाइट होगी, और जो ए बी क्यू ट्राइंगल है हमारा बड़ा वाला, यानी ये ट्राइंगल की भी हाइट होगी और ये ट्राइंगल की भी हाइट होगी। यानी दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम है ना। अब हम लोग ने पहले ही चैप्टर में सिमिलैरिटी में हमने देखा है ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। तो जब हम उनके एरिया प्रोपोर्शन में रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, है ना, तो जब उनके हाइट इक्वल होते हैं तो हम उनके बेस प्रोपोर्शन में रखते हैं साथ में एरिया के, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके एरिया अपॉन में रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पर इनके बेस क्या रहेंगे, देखो ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस ए पी रहेगा और नीचे वाले ट्राइंगल का पूरा बेस जो है पूरा ए बी रहेगा। ये पूरा ए बी बेस रहेगा नीचे वाले ट्राइंगल का। तो इसका बेस क्या है ए पी क्यू का, और ए बी क्यू का ए बी रहेगा। यहाँ पर हमको बताना है ट्राइंगल हैविंग, है ना, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स, ऐसे आपको लिख के बताना होगा। ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, ये हो गया। ये आपका समझ लीजिए स्टेटमेंट 1 हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब आप ट्राइंगल ए बी क्यू तो है आपके पास, लेकिन अब हम बड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे, है ना। ए बी सी यानी बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। तो आप अगर ध्यान देते हो, है ना, कंसंट्रेशन पूरा यहाँ रखिए आप। ए बी क्यू का जो हाइट है यही है जो हमने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है ये, है ना। मान लीजिए क्यू एम है हाइट, है ना, क्यू एम है। तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका भी हाइट यही रहेगा सेम, है ना। इसका भी हाइट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा।
लेकिन स्टूडेंट आप एक बार ये देखिए, जो हमने पहला पूरा कंस्ट्रक्ट किया था, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। देखिए ये जो पूरा है ना, इसको मिटा देता ताकि आप लोग है ना इजीली समझ सको, है ना। पहले इसको, ये जो हमारा मिला हुआ था, ये इसको ऐसा मिला और रहने देते हैं, है ना, ये वाला ऐसे। आप देख सकते हैं पी क्यू जो है ये भी परपेंडिकुलर समझ लीजिए एक तरह से, है ना। तो पी क्यू समझ लीजिए कि बड़ा वाला ट्राइंगल का यहाँ हाइट हो जाएगा, और जो ए पी क्यू का है ट्राइंगल है उसका भी ये हाइट हो जाएगा, यानी इनका भी हाइट जो है सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बेस क्या बन जाएंगे, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ए पी क्यू, जिसको मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ, देखिए ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इसका अब बेस है ना चेंज हो जाएगा, इसका बेस अब बन जाएगा ए क्यू, ए क्यू बेस बन जाएगा ये, है ना। और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका बेस ए सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसके हम एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे कुछ इसी तरह से, जैसे हमने ये स्टेटमेंट नंबर 1 में रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। इस तरह से हम एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो इनके जो प्रोपोर्शन में आएंगे मतलब वो बेस आएंगे, क्योंकि हाइट तो इक्वल है। तो ऊपर वाला ट्राइंगल जो है वो उसका बेस ए क्यू हो गया अब, और इसका ए बी सी का ए सी हो गया। यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट हम यहाँ कॉपी करेंगे जो हमने यहाँ लिखा है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, वो यहाँ पर भी लिखेंगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ना हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसा दिखेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, ये लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई। अब ये वाला लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, इसका आंसर क्या था, ए पी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास, क्या रह जाता है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ये हो जाता है। और हमारे पास क्या बचता है, ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए बी इंटू ए सी। यही फाइंड करना था ना हमको, यही लाना था, देखो है ना, ए पी इंटू ए क्यू ए बी इंटू ए सी, यही लाना था हमको। हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इजी का है, और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। जब दो ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल होते हैं तो उनकी जब एरिया प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं तो बेस के साथ उनके एरिया प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पर हमने दोनों स्टेटमेंट बनाए और दोनों स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगता नहीं ना 4 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर आपके सामने बनी हुई है, द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। देखो क्या बोला है, जितने भी डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल क्या है, ए सी और डी बी, ये डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, हमको ऐसा बोला गया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। शो दैट, मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, शो दैट ए डी इक्वल टू बी सी बताना है हमको, ए डी इक्वल टू बी सी बताना है। और दूसरा बोला है सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी, ये दोनों को पैरेलल भी बताना है, ए बी और सी डी को। तो ध्यान से देखिए, आपने जो है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 पर है ना, पेज नंबर 61 पर एक थ्योरम पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, है ना, या कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, है ना, वाइस वर्सा दोनों पढ़ा होगा आपने, पेज नंबर 61 पे आपने पढ़ा होगा, उसी का यूज़ होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही इन्होंने डायगोनल्स बोल दिया और यहाँ पर हम जब फिगर देख रहे हैं तो हमारे समझ में आ जाना चाहिए, है ना, कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमको इसमें जो डायगोनल्स है वो हमको इक्वल बताया है। डायगोनल कौन से इक्वल बताया है, ए सी एंड डी बी। तो ए सी एंड डी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ए सी एंड डी बी, डी बी या बी डी बोलिए आप, एक आपकी मर्जी है ना, इसको बी डी लिख देता हूँ मैं। जब कॉर्ड्स जो है ये इक्वल हैं, इधर पे मैं कॉर्ड लिख देता हूँ ना तो ज़रा अच्छा रहेगा, है ना, कॉर्ड्स।
जब कॉर्ड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो आर्क्स होंगे, करस्पॉन्डिंग आर्क्स, देखिए AC जो है उसके पीछे कौन से आर्क्स है, AC है ना, इसको ABC भी बोल सकते हैं, है ना, ABC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क ABC, आर्क ABC, ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अच्छा, कॉर्ड BD का आर्क क्या होगा, BD का आर्क BCD रहेगा, है ना, इसके पीछे वाला, क्या आगे वाला रहेगा, है ना, BAD रहेगा ना, आगे वाला रहेगा ना, BAD आगे वाला रहेगा, आर्क BAD। यानी अगर ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो ये उसके आर्क्स जो बनते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आप देखिए ये जो आर्क है, आर्क ABC एंड आर्क BAD, ये जो आर्क है ये कौन से दो छोटे छोटे आर्क से मिलकर बने हैं, तो वो लिखना पड़ेगा आपको। तो आर्क ABC जो है वो छोटे दो आर्क है ना, आर्क AB प्लस आर्क BC से मिलकर बने हैं। और ये जो BAD है आर्क बड़ा वाला, ये भी दो छोटे आर्क से मिलकर बना है, आर्क AB प्लस आर्क AD, आर्क AD से मिलकर बना है ना। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब वो रहेंगे। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है आपको, हाँ, ये यहाँ आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, वरना आपके हाफ मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, है ना। जब दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, तो आर्क ABC इज इक्वल टू आर्क BAD। अब आप क्या लिखेंगे, इन दोनों का ये स्टेटमेंट, ये वाला ये लिखेंगे, इधर पे कॉपी करेंगे, आर्क ये AB से मिलकर बना है प्लस आर्क BC से मिलकर बना है, कौन, आर्क ABC। और आर्क BA जो D है, ये BAD है, हाँ बच्चों, ये BAD है ना। तो ये किससे बना, मिलकर बना है, आर्क AB प्लस आर्क AD से मिलकर बना है। देखो दो आर्क इधर पे AB और AB सेम है तो कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, आर्क BC बचा है, इक्वल आ गया है आर्क AD से। अगर हम यहाँ पर फिगर में देखते हैं, आर्क कौन सा इक्वल आया है, AB और BC और AD। देखो ये आर्क, ये वाला BC और ये वाला आर्क AD, ये दोनों आर्क इक्वल आए हैं। अब जब आर्क इक्वल है तो इसकी जो कॉर्ड होंगे यानी AD और BC ये भी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, है ना। तो हम ये बताएंगे, देयरफॉर हम यह बताएंगे कि कॉर्ड BC इज इक्वल टू और अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड AD, ऐसे लिखेंगे आप। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ऐसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, AD इक्वल टू BC, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको पैरेलल प्रूफ करना है, सेगमेंट जो है AB और CD है वो पैरेलल प्रूफ करना है ना। तो ये पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो अल्टरनेट एंगल होना चाहिए। हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना, हम लोग का Z बनता था, देखो एंगल ऐसे ऐसे ऐसे, जब ये दो इस तरह के एंगल बनते थे, दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर होते थे, है ना, तो बीच में के जो ट्रांसवर्सल होता था उसकी वजह से ये दो लाइन जो है तो पैरेलल हो जाती थी, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे आप, इंस्क्राइड एंगल थ्योरम हमने जो है पढ़ा है। तो एंगल BDC देखिए आप, एंगल BDC किधर, एंगल BDC ये वाला एंगल जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल हाफ होता है ये आर्क BC से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल BDC इज हाफ ऑफ आर्क, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर्क BC, आर्क BC लिखेंगे। इसी तरह से एंगल ABD भी है आपके पास, ABD कहाँ है, ABD देखिए, ABD ऊपर वाला, ये वाला दिख रहा है, Z बन रहा है ना, ये वाला दोनों एंगल ले लिया हमने। ये जो एंगल है ये भी इंस्क्राइड एंगल है, कौन से आर्क से बन रहा है, ये आर्क AD से बन रहा है, ये है ना। तो ये जो एंगल होता है ABD, इसकी वैल्यू हाफ होती है ये आर्क AD से, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर्क AD लिखेंगे, 1/2 आर्क AD, है ना। अब यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड
एंगल थियरम, है ना, ऐसा लिखेंगे। अब हमारे दिए दोनों आर्क तो सेम है, दोनों आर्क सेम है ना, इस तरह से देखो हम यहाँ लिख सकते हैं, दोनों आर्क अगर सेम है बी सी और ए डी, तो ये यहाँ पर भी देखो बी सी और डी दोनों सेम हो जाएंगे, यानी ये दोनों जो एंगल है बी डी सी और ए बी डी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों कौन से एंगल्स है, ये अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल है, जेड बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये रीज़न अपने पास होना चाहिए। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि कॉर्ड ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा कॉर्ड डी सी से। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है जो हमको बोला गया है प्रूफ करने, वो भी हमारे यहाँ ए बी सेगमेंट सी डी से पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है वही हमने यूज़ किया है। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, है ना। यहाँ पर उसका एक बेस है बी सी, उसके ऊपर एक पॉइंट है कुछ इस तरह से है, पी सी इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ बी सी, यानी पॉइंट पी कुछ इस तरह से है साइड बी सी पर कि पी सी का जो वैल्यू है वो वन थर्ड ऑफ बी सी होगा, यानी बी सी का एक तिहाई हिस्सा। अब ए बी का वैल्यू हमको 12 दिया है, तो बोलता है कि फाइंड ए पी। तो पहले तो हमको फिगर बनानी पड़ेगी, तो उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से होगा। देखिए कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनेगा ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल इस तरह से बनेगा, हम बताएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये लाइन पहले आप लिखेंगे, और इसमें सारे साइड्स का वैल्यू इक्वल हो जाता है। आपको एक साइड का वैल्यू 12 दिया, यानी सारे साइड का वैल्यू 12 हो जाएगा, और सारे एंगल उसके 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये पूरा 60 डिग्री, है ना, तो 60 होते हैं। हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है, वो ये कि ए एम हम परपेंडिकुलर बनाएंगे बी सी पर। तो देखो इस तरह से हमने एक ए एम डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है ना, इस पर। तो हमारा एक ट्राइंगल बनता है ए एम सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है ए एम सी, है ना। ये ए पी जो है ना, ये पहले से ही बना है, हम लोग को क्वेश्चन में ही बोला है कि ए पी जो पी सी है वो वन थर्ड ऑफ बी सी है, तो यानी पॉइंट पी को ए से मिलाया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो हमने क्या किया कि ट्राइंगल ए एम सी में सम ऑफ ऑल एंगल्स किया हमने। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है। तो देखो ए एम सी, ए सी एम, एम ए सी, सारे एंगल प्लस कर लिए। देखो ये 90 है और 60 है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हम ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से निकाल कर फाइंड करके बताया कि एम ए सी जो होगा 30 डिग्री होगा। तो ये जो ट्राइंगल है आपका ए एम सी राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 30-60-90 थियरम हमने यूज़ किया है। हमको जो दिया है वो ए सी का वैल्यू समझ ले 12 दिया है यहाँ पर इस ट्राइंगल में, है ना, क्योंकि सारे साइड्स का वैल्यू 12 है। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में 30-60-90 थ्योरम लगाया। 30 का जो अपोजिट है यानी एम सी है वो 1/2 होता है हाइपोटेनस का, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वो हमने यूज़ किया है, एम सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाफ ऑफ बी सी, है ना, ये आपको आना चाहिए। फिर 60 के अपोजिट कौन है, ए एम है, ये √3/2 टाइम्स होता है किसका, हाइपोटेनस का यानी ए सी का। तो यहाँ पर ए सी का वैल्यू 12 रख दिया, 2 6 12, तो 6√3 आ गया आपका ए एम का वैल्यू। इसी तरह से अपोजिट ऑफ 30 कौन है, साइड एम सी है, अगर फिगर में आप देखते हैं, है ना। तो 1/2 ऑफ बी सी, और बी सी का वैल्यू भी क्या है, 12 है, तो 2 1 2, 2 6 12, तो एम सी का वैल्यू 6 आ गया। यानी ये जो ट्राइंगल है ए एम सी, इसमें एम सी का वैल्यू आ गया हमारे पास और ए एम का वैल्यू आ गया हमारे पास, है ना। हमारा जो मेन वो है मतलब मकसद है हमारा, वो क्या है, यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन बोला है ए पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, किसका, ए पी का वैल्यू। तो ए पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना अंदर ए एम पी, इस ट्राइंगल के अंदर है ना हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखो एम पी का वैल्यू हमको उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हमको ट्राइंगल में दिया है ना पी सी इज़ अ 1/3 ऑफ बी सी, तो बी सी की जगह पर रख दीजिए पहले 12, 3 1 3, 3 4 12, तो पी सी का वैल्यू 4 आ गया। लेकिन पूरा जो एम सी है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एम पी प्लस पी सी। अब पी सी का वैल्यू 4 आ गया है, एम पी का वैल्यू आपको मालूम करना है ना, और एम सी जो है वो 6 है, तो 6 के माइनस में 4 गया इस तरह से, तो एम पी का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। फिर उस ट्राइंगल में जैसे मैंने बोला कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाने आना चाहिए ट्राइंगल में। पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर लगाते हैं इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड्स होते हैं उनका स्क्वायर लगा के ऐड करते हैं। ए एम का वैल्यू 6√3 मिला है, एम पी का वैल्यू 2 मिला है। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो देखो 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा,
36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाएगा, और प्लस 4, 108 प्लस 4 कितना होगा, 1012 हो गया। अब ए पी पे से स्क्वायर हटाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में डालेंगे 112 को, है ना, 1112 को, तो ये 16 7 होता है ना, 16 7 112 यानी 112 होता है। तो 16 क्या होगा, 4 बन के बाहर आ जाएगा, तो 4√7 इस तरह से आपका ए पी का वैल्यू आ जाएगा जो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला थर्ड वाला यहाँ पर एंड हो जाता है ना। तो उम्मीद है आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वीडियो को देखते हुए जो है आप इसको लिखिए, और ये क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ना पूछा जा सकता है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के प्रीलिम एग्ज़ाम के इसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो इसका बहुत प्रैक्टिस कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। सो फिगर आपके सामने बना हुआ है और हमें बोला गया है कि ट्राइंगल ABC में AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह से BQ भी जो परपेंडिकुलर है AC पर, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी दो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, APC ये वाला और एक BQC ये वाला, ये बन रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट हमको प्रूफ करने बोलता है दोनों ट्राइंगल CP और CQB को सिमिलर प्रूफ कीजिए। अब हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करना आपको सिखाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, है ना। सिर्फ दो पेयर ऑफ एंगल्स हमको लिखने होते हैं और कुछ भी नहीं। देखो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का हम नाम लिख लेंगे। पहले हमारा CPA है ना एंड ट्राइंगल CQB, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहला जो एक एंगल है, देखो दोनों 90 डिग्री के हैं, एंगल P और एंगल Q। तो इस तरह से एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB ऐसे बताएंगे, बोथ आर 90 डिग्री, है ना। राइटिंग पे मत जाओ, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो ध्यान में रखो। नंबर 2, देखो डिजिटल पेन है, थोड़ा सा स्लिप होता है, जमता नहीं है ना, क्योंकि आदत नहीं है ना इसका, इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो दोनों ट्रायंगल में पॉइंट C देखो कॉमन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखो CC कॉमन है, तो एंगल C जो है कॉमन हमको मिल गया। तो एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल BCQ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन इन बोथ, कॉमन एंगल ऐसे भी लिख देंगे तो भी चले, कॉमन एंगल। बस दो पेयर ऑफ एंगल हमने लिख लिया। थर्ड पॉइंट में हमारा ट्रायंगल जो है हम इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल CPA जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल CQB से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, AA टेस्ट, क्या लिखेंगे, AA टेस्ट। हो गया, पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड हमको बोलता है राइट द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल CP एंड CQB, यानी दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स जो है, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसके प्रोपोर्शन में रखना है। तो जाहिर सी बात है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारा, इसके साइड्स हम प्रोपोर्शन में रखेंगे, तो हम लिखेंगे CP अपॉन CQ, है ना। PA हमारा हो जाएगा PA अपॉन QB या BQ, है ना, एक ही बात है। और AC अपॉन CB हो जाएगा, AC या CA, है ना, अपॉन CB। क्या लिखेंगे यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब सारी वैल्यू आपको दी है, सारी वैल्यू आपको दी है। क्या क्या दिया, AP का वैल्यू 7, BQ का वैल्यू 8 दिया है ना। थर्ड पॉइंट अभी AC फाइंड करना है ना हमको, तो ये वाली जो दो हमारी जो पेयर है ना, इसको लेके चलेंगे हम लोग। तो PA अपॉन BQ इज इक्वल टू CA अपॉन CB। नेक्स्ट स्टेप में मैं बाजू में लिख रहा हूँ क्योंकि हमको वैल्यू रखना है ना, 7 अपॉन 8 AC जो है हमको फाइंड करना है, CA या AC, और BC जो आपका 12 है। चलिए इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC। 4 के टेबल से जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, है ना, 7 3 ज़ा 21, 21 का हाफ कितना होगा, 10.5 होगा, 10.5 10.5 होता है ना। तो यहाँ पर AC का वैल्यू 10.5 आ जाएगा। तो AC का वैल्यू आ गया हमारा, क्वेश्चन खत्म, यहीं पर सॉल्व हो गया, एकदम ईजी। क्या किया हमने, दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ किया, टू पेयर ऑफ एंगल लिख के, है ना। फिर थर्ड पॉइंट में हमको क्या बोला, इनके साइड्स प्रोपोर्शन में रखो। जाहिर सी बात है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, रख दिया हमने। जो हमको ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमको नीड है, वही वाले पेयर हम लेके आगे चलेंगे, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लाएंगे। हो गया ना सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का।
क्या बोला है, प्रूव दैट। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। सब लोग बोल रहे हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई देखो, पूछा तो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में, तो हो सकता है वहाँ पर भी आपको आ जाए। तो ये हमको प्रूव करना है बाय दी फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। तो स्टेप्स फॉलो करना है। कंसीडर एल एच एस, तो एल एच एस लेके चलना है। एल एच एस चलिए यहाँ से शुरू, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लेके चलना है। ये एल एच एस है आपका, और आपको ये जो है ये एल एच एस लेकर चलना है और ये लेकर आना है। तो देखो क्या करेंगे हम, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, है ना। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा आप यहाँ ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में वन को भेज दो, तो ये कॉट का वैल्यू हो गया। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, पता होगा ना आपको, पढ़े तो है ना आपने। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ रहने देंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा के माइनस में वन को भेज देंगे। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को उठा के यहाँ पटक डालेंगे, मतलब पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर ये माइनस, फिर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर का सबका साइन चेंज आएगा, तो माइनस सेक और थीटा माइनस माइनस प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही लाना था ना हमको। तो ये राइट हैंड साइड आ गया हमारा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कितना सिंपल था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सिंपली एंड प्रूव दैट इट इज इक्वल टू राइट हैंड, हाँ सिंपली हो गया इक्वल। बस हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ किया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, 3 है टोटल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको ये जो पेपर है सोल्यूशन हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो बार बार रिपीट करके देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसे समझ में आया आपको, और मैं क्या मतलब बदलाव कर सकता हूँ, और किस तरह से समझा सकता हूँ मैं, है ना। और बेसिक में जाके समझा सकता हूँ मैं आपको, है ना। तो आप कमेंट करके अपने सुझाव भी दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।